हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए JIP MER का प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं इस पेपर को डिस्कस करूँगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एंड एक्सप्लेनेशन मेनली हिंदी में की जाएगी। एंड इफ़ एनीवन वांट द वीडियो इन कंप्लीट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, देन दे कैन मेंशन इन द कमेंट, आई विल प्रोवाइड द वीडियो टू यू। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन है इस पेपर का, दैट विच वन ऑफ द ड्रग्स इज लीस्ट लाइकली टू कोज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कोज करेगा। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की। तो जब भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है या इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल रेंज से बढ़ जाते हैं, तो वो कंडीशन आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इसमें जो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उसमें कैल्शियम आ जाता है एक, देन पोटेशियम आ जाता है, देन मैग्नीशियम आ जाता है, देन सोडियम आ जाता है एंड क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, नर्व सिग्नलिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग, सेल डिवीज़न, बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन। तो ये सारे कंडीशंस में कैल्शियम जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। देन बात करूँ पोटेशियम की, तो पोटेशियम हमारा ब्लड प्रेशर लेवल्स को स्टेबल रखने के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है एंड मसल फंक्शंस में भी हेल्प करता है। एंड जो हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी रहता है, हार्ट रिदम्स के लिए, प्रॉपर हार्ट रिदम के लिए ज़रूरी है, नर्व फंक्शनिंग के लिए, बोन बिल्डिंग और उनकी स्ट्रेंथ के लिए, एंड एंग्जाइटी को भी रिड्यूस करता है, एंड डाइजेशन एंड स्टेबल फ्लूड बैलेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है। देन बात करूँ सोडियम की, तो जो हमारा सोडियम है वो हमारा फ्लूड बैलेंस को मेंटेन करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इम्पॉर्टेंट होता है और नर्व सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है। एंड जो हमारा क्लोराइड है वो हमारा सिंपली फ्लूड बैलेंस को मेंटेन करता है। देन अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से हमें सोडियम मिलेगा, तो जो भी मैंने पहले आपको फंक्शंस बताए सोडियम के, वो सारे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के सोडियम से मिल जाएंगे। देन बात करूँ पोटेशियम क्लोराइड की, तो पोटेशियम क्लोराइड में हमें पोटेशियम भी मिलेगा, क्लोराइड भी मिलेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करने के लिए। ठीक है। बात करूं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में हमें कोई इतना इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही कम रिस्पॉन्सिबल रहेगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। देन बात करूँ सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में भी हमें सोडियम एंड क्लोराइड दोनों मिलेंगे, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कि जो इनमें से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे कम कॉज करेगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन शुड कैरी अ लेवल डू नॉट फ्रीज। इनमें से किस ड्रग पे लेवल डू नॉट फ्रीज का लगा होगा। तो जो हमारी एम्पिसिलिन सिरप है उस पे लेवल होता है डू नॉट फ्रीज का। जो हमारा क्लोरप्रोमाजिन सिरप है, क्लोरप्रोमाजिन सिरप को हमें जो स्टोर करना होता है वो 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे नहीं करना होता है, 25 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना होता है। देन बात करूँ कोट्रिमोक्साजोल, कोट्रिमोक्साजोल को हमें कूल प्लेस में 15 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, एक ड्राई प्लेस में। देन बात करूँ सिफेलोस्पोरिन सस्पेंशन की, तो जो हमारी सिफेलोस्पोरिन सस्पेंशन होती हैं वो एम्बिएंट रेफ्रिजरेटेड एंड फ्रोजन कंडीशंस उसके लिए रिक्वायर्ड रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कि जो एम्पीसिलिन सिरप है वो उस पे लेवल होता है डू नॉट फ्रीज का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन विल शो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक इनमें से कौन सा ड्रग शो करेगा। तो पहले बात करते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। तो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक तो सिंपल है कि जैसे जैसे हम ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे
डोज इंक्रीज़ करेंगे तो वो एक लीनियर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल होगी। ठीक है, जो भी उसके पैरामीटर्स होंगे, जैसे जैसे हम डोज बढ़ाएंगे उसका पैरामीटर भी उसी हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज़ करेगा। अब नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स हमें सिर्फ कुछ ड्रग्स में ही ऑब्जर्व होती है, जिसमें कि अगर हम किसी ड्रग की डोज बढ़ाएंगे या कोई मेडिकेशन लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है उसमें थोड़ा बहुत डेविएशन आ जाएगा, वो लीनियर नहीं रहेगी, वो नॉन लीनियर चेंज हो जाएगी। इसलिए इसको हम डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स भी बोलते हैं, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को। अब नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, लाइक ड्रग की अब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर सकता है, मेटाबॉलिज्म में एंड ड्रग एक्सक्रीशन में। तो जो हमारा ड्रग अब्जॉर्प्शन है, ड्रग अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन ए लिख देते हैं, अब्जॉर्प्शन की वजह से नॉन लिनियरिटी आने वाले ड्रग्स जो हैं वो आते हैं ग्रिसियोफुल्विन, देन राइबोफ्लेविन, देन एस्कॉर्बिक एसिड, देन प्रोप्रेनोलोल। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो अब्जॉर्प्शन की वजह से इनमें नॉन लिनियरिटी आती है। देन बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मेन जो ड्रग हैं वो आते हैं फिनाइल ब्यूटाजोन एंड इमिप्रामिन। इमिप्रामिन, ये दो ड्रग्स जो हैं वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इनमें नॉन लिनियरिटी आती है। देन बात करूँ मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से एक ड्रग आता है हमारा फिनाइटोइन, थियोफाइलिन, देन अल्कोहल एंड कार्बामाजिपिल। तो ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म की वजह से इनमें नॉन लिनियरिटी आती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म की वजह से फिनाइटोइन में जो है वो नॉन लिनियरिटी आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनाइटोइन। देन एक इम्पॉर्टेंट जो कोज है नॉन लिनियरिटी का वो रह गया है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की वजह से किसमें नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल आती है, तो वो हमारी पेनिसिलिन में आती है, पेनिसिलिन। देन जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं एंड जो हमारा ग्लूकोज है, तो इनमें जो है वो एक्सक्रीशन की वजह से नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिनाइटोइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ फिनॉल इज इंक्रीज्ड बाय। तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी फिनॉल की हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इनमें से किस फैक्टर की वजह से इंक्रीज होती है, तो ये होती है राइज इन टेम्परेचर की वजह से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिनॉल की जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्ली सिम्टम्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग इज। तो एस्पिरिन पॉइजनिंग के अर्ली सिम्टम्स इनमें से कौन से हैं, तो जो हमारा रिंगिंग इन ईयर्स, कान में आवाज़ आना, वो हमारा एस्पिरिन पॉइजनिंग का अर्ली सिम्टम है। जो ये बाकी तीन है ये हमारे लेट सिम्टम्स में आते हैं, लेट सिम्टम्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस अकर्स विद। तो जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनमें से किस ड्रग के साथ देखने को मिलती है हमें। तो पहले बात करूं अल्सरेटिव कोलाइटिस की इंटेस्टाइनल परफोरेशन क्या होती है, तो ये एक बहुत ही सीरियस एंड पोटेंशियली फेटल कॉम्प्लिकेशन है इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ की। तो ये कंडीशन हमें लोप्रामाइड के यूज़ के साथ देखने को मिलती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम आर देयर इन 500 mg ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम के कितने मिलीमोल्स 500 mg पोटेशियम क्लोराइड में रहते हैं। तो जब हमने मिलीमोल्स mg ये कैलकुलेट करना होता है तो सिंपल फार्मूला लगता है। जैसे यहाँ पे मिलीमोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मिलीमोल्स इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल फार्मूला है। mg हमें कितने हैं, 500 mg हमें दिए हुए हैं,
मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का कितना है? कंपाउंड है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 74.55 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 74.55। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6.7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 6.7 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम आर देयर इन 500 mg ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूज ओवर द काउंटर मेडिकेशन कंटेनिंग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। अब सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग के लिए क्या मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन है? ठीक है, किस कंडीशन में इसको नहीं लेना चाहिए? तो सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स का एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे जो एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम है उसको मिमिक करते हैं या उसको स्टिमुलेट करते हैं, और हमारे ब्लड प्रेशर को जो है वो रेज कर देते हैं एक सर्टेन लेवल तक, जो कि थोड़ा सा डेंजरस लेवल आ जाता है। तो ये पर्टिकुलरली हाइपरटेंसिव पेशेंट में जो है वो जो इसके लेवल्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं करने चाहिए। बात करूँ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में कि कौन कौन से सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं, जैसे कि एफेड्रिन, टायरामिन, कोकेन, क्लोनिडेन, डोपामिन। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो हमारे सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं जिनको हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं इस कंडीशन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी मलेरियल ड्रग टू बी अवॉइडेड इन G6PD-H डेफिशिएंसी। तो कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है जिसको G6PD-H डेफिशिएंसी में अवॉइड करना चाहिए? तो पहले बात करते हैं G6PD-H डेफिशिएंसी क्या होती है और इसका क्या रोल होता है। जो G6PD-H4 डेफिशिएंसी है, पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो G से हो जाता है ग्लूकोज, देन 6, देन P से फॉस्फेट, एंड DH से डी हाइड्रोजिन। ये होता है G6PD4। तो ये क्या करता है, ये जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को, और टिश्यू में पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको भी डिफेंड करता है अगेंस्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस के अगेंस्ट हमारे रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें आंसर बताना है कौन सा ड्रग इस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। तो जो हमारा प्रीमाक्विन है वो हमें इस कंडीशन में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो प्रीमाक्विन है वो इन सेल्स को डैमेज कर देते हैं, ताकि, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देते हैं और ये वर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और एक्यूट हेमोलाइटिक अनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो जो हमारा प्रीमाक्विन है वो इस डेफिशिएंसी में नहीं देना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्रोहेप्टिडिन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ क्लासेस। तो सेप्रोहेप्टिडिन जो है वो हमारा H1 ब्लॉकर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एंटी हिस्टामाइन। तो ये एंटी हिस्टामाइन क्लास का एक ड्रग है सेप्रोहेप्टिडिन, और उसमें भी पर्टिकुलरली ये एक H1 ब्लॉकर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो इनमें से किस ड्रग का एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है? तो सबसे पहले बात करूं कोडीन की। तो कोडीन जो है वो हमारा एक मॉडरेट एगोनिस्ट है, ओपियोइड, मॉडरेट एगोनिस्ट है, एंड ऑल्सो एंटीटसिव प्रॉपर्टीज़ भी इसकी होती हैं। देन बात करूं पैथिडिन की। तो पैथिडिन भी हमारा एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, एंड ये फिनाइल पाइप्रिडीन डेरिवेटिव है, फिनाइल पाइप्रिडीन डेरिवेटिव। देन जो हमारा मिथाडोन है, मिथाडोन हमारा एक स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एगोनिस्ट है, एंड ये हमारा फिनाइल प्रोपाइल अमाइन डेरिवेटिव है। ठीक है,
देन बात करूँ मिलोक्सीकैम की, तो मिलोक्सीकैम एक हमारा नसेड ड्रग है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। उसमें भी ये इनोलिक एसिड डेरिवेटिव है या फिर बेंजोथायाजीन बेंजोथायाजीन डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा कि इनमें से जो हमारा मिलोक्सीकैम है वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन इज। तो सिफेलोस्पोरिन का एंटी माइक्रोबियल एक्शन किस वजह से आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपली हमें बताना है। तो सिफेलोस्पोरिन जो है वो अपना एक्शन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके प्रोड्यूस करते हैं। बात करूँ सिफेलोस्पोरिन की, तो ये एक बीटा लैक्टम एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट ही इफेक्टिव रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामाइन। तो इनमें से कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हिस्टामाइन का, करेक्ट आंसर हमें इसमें बताना है। बात करूं पहले ऑप्शन की, दैट इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरीज। तो जो हमारा हिस्टामाइन है वो कैपिलरीज को कंस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो डायलेट करता है। इट डायलेट्स आर्टरीज एंड कैपिलरीज को ये डायलेट करता है। देन सेकंड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट को रिड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, हिस्टामाइन जो है वो इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। देन बात करूँ इंक्रीजेज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज ही करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है दैट इज एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर को एलिवेट नहीं करता, ये लोअर करता है ब्लड प्रेशर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा आर अप्लाइड टॉपिकली एक्सेप्ट। तो ये सारे ही ड्रग्स जो हैं वो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं और सारे ही टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं, एक को छोड़ के। वो एक हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा वो ड्रग है। पहले बात करूँ जेलेंटन की, तो जेलेंटन जो है वो हमारा लेटेनोप्रोस्ट ड्रग है, लेटेनोप्रोस्ट को ही जेलेंटन कहते हैं। और ये ऑप्थेल्मिक रूट या फिर टॉपिकली अप्लाई किया जाता है आई ड्रॉप्स की फॉर्म में। और इसकी जो डोज होती है वो 1 ड्रॉप इवनिंग में दी जाती है कंटिन्यूटी में। और अगर किसी दिन ये डोज मिस हो जाती है तो दोबारा से स्टार्टिंग से इसका प्रोसीजर फॉलो करना होता है। देन बात करूँ डायमॉक्स की, तो डायमॉक्स जो है वो एसिटाजोलामाइड है, एसिटाजोलामाइड। एंड ये सिंपली आईवी और आईएम इस रूट से दिया जाता है, ये टॉपिकली नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बाकी भी देख लेते हैं, जैसे ट्रूसोप। तो ट्रूसोप जो है वो डोरजोलामाइड ड्रग है और ये टॉपिकली अप्लाई किया जाता है 3 टाइम्स अ डे। देन बात करूँ टिमोप्लोल, ये सिंपली टिमोलोल है और ये भी टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, 1 ड्रॉप दी जाती है डेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डायमॉक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग टेराजोसिन एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी करके इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से सारी स्टेटमेंट टेराजोसिन के बारे में गलत हैं एक्सेप्ट, मीन्स सिंपली ये पूछना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग टेराजोसिन। तो वन बाय वन हम सारी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो पहले बात करूँ कंस्ट्रिक्ट स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है टेराजोसिन के बारे में। ये एक अल्फा ब्लॉकर है एंड ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल को। तो ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी गलत। देन सेकंड है सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, अभी मैंने बताया कि ये एक अल्फा ब्लॉकर है, ये बीटा ब्लॉकर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई गलत, ये एक अल्फा ब्लॉकर है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इंक्रीजेज यूरिनरी फ्लो रेट, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो टेराजोसिन क्या करता है, ये अल्फा ब्लॉकर है एंड ये
जो हमारा प्रोस्टेट होता है उसकी मसल्स को रिलैक्स करता है एंड ब्लैडर की ओपनिंग करता है, तो उसकी वजह से यूरिन फ्लो रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रोस्टेट कैंसर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये प्रोस्टेट कैंसर में कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टेराजोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपीरिडामोल इज एन। तो डाइपीरिडामोल किस टाइप का ड्रग है? तो जो हमारा डाइपीरिडामोल है ये एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये अपना फंक्शन कैसे करता है, कैसे अपना एक्शन करता है? तो जो हमारे फोस्फोडाइएस्टरेज एंड एडेनोसिन डीएमिनेज है उनके फंक्शन को इनहिबिट करके ये एंटी प्लेटलेट एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब जो मैंने बताया आपको फोस्फोडाइएस्टरेज ये क्या करता है? ये जो भी हमारे साइक्लिक एएमपी हैं, दैट इज साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड साइक्लिक गुआनिन, तो ये साइक्लिक नेचर को ये नॉन साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए फोस्फोडाइएस्टरेज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब हमारा डाइपीरिडामोल इसी फंक्शन को इनहिबिट करके एंटी प्लेटलेट एक्शन प्रोड्यूस करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल द फॉलोइंग कम्बिनेशंस प्रोड्यूस हजार्डस रिएक्शन एक्सेप्ट। तो इनमें से जो भी कम्बिनेशन दिए हैं उनमें से एक को छोड़ के बाकी सारे ही हजार्डस रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कम्बिनेशन है हमारा इट इज़ प्रोजेस्ट्रॉन एंड क्लिंडामाइसिन। ये कम्बिनेशन हमारा हजार्डस रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। बात करूँ एर्गोटामाइन एंड जोल्मिट्रिप्टन की, तो ये जो हमारा एर्गोटामाइन है ये जोल्मिट्रिप्टन की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसको इफ़ेक्ट कर देता है। जोल्मिट्रिप्टन की भी और उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं इन दोनों की ही फार्माकोकाइनेटिक को डिस्टर्ब कर देता है, अफेक्ट कर देता है। देन बात करूँ वारफ्रिन एंड ग्लाइक्लाजाइड की, तो ये कम्बिनेशन यूज़ करने की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। देन जो हमारा कैप्टोप्रिल एंड स्पाइरोनोलैक्टोन है, इसमें जो पोटेशियम है ब्लड में उसके लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपर कैलेमिया हमें कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मेक अ जेनरिक सब्सटीट्यूशन के लिए अ फार्मासिस्ट मस्ट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर कोई फार्मासिस्ट कोई एक जेनरिक सब्सटीट्यूशन कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या करना ज़रूरी है? तो इसमें दो ऑप्शन जो मुझे लग रहे थे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट, दैट इज़ नोटिफाई द पेशेंट ऑफ द सब्सटीट्यूशन एंड ऑब्टेन द फिजिशियंस कंसेंट। तो कहीं कहीं पे मैंने ये वाला ऑप्शन भी देखा, कहीं कहीं पे मैंने ये भी देखा। तो जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट दिया हुआ था कि फार्मासिस्ट को पेशेंट को नोटिफाई करना है सब्सटीट्यूशन के बारे में, लेकिन फिजिशियन के कंसेंट के बिना भी वो सही नहीं माना जाएगा। तो आंसर की के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए सही है। बाकी आप लोग भी एक बार इस चीज़ को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स द एडवाइजरी लेवल वार्निंग मे कॉज ड्राउजीनेस। तो इनमें से कौन सा एक एडवाइजरी लेवल वार्निंग रिक्वायर करेगा, दैट इज़ मे कॉज ड्राउजीनेस। तो जो हमारा साइक्लोवेंजाप्रिन है इसकी वजह से ड्राउजीनेस कॉज हो जाती है, तो इसके ऊपर वार्निंग लेवल लगा होता है मे कॉज ड्राउजीनेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट अ पेशेंट अंडरस्टैंड्स अ रिस्क एसोसिएटेड विद डॉक्सोरूबिसिन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो पेशेंट है उसे डॉक्सोरूबिसिन के साथ जुड़े हुए रिस्क के बारे में पता है। तो ये ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी के केस में नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज आई शुड अवॉइड इन प्रेगनेंसी। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।